आज की क्लास में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, राइट। द फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. Let's understand what is the definition of atmosphere. Very first we will know about the definition of atmosphere. What does it mean? Atmosphere का क्या meaning है and how does it play role in climatology or climate, determining the segment of the climate of the world. First of all, we would like to know what is the definition of atmosphere. So, initially, the atmosphere can be defined. Atmosphere can be defined as mixture or sum total of solid, liquid, and gaseous molecules present within the extension an envelope up to the 1000 kilometer altitude. Actually, you can see I have divided the definition of atmosphere in 5 points here. 5 points. So, by analyzing these 5 points, we will become able to understand easily the definition of atmosphere. Generally, the people say mixture of gases is the atmosphere, but no. Here, mixture of solid particles uh, as dust particles, gases, and water vapor or liquid material. These all combinedly referred as the atmosphere because within the atmosphere there is presence of a variety of the dust particles produced from the surface of earth to industries or any other means. And secondly, we talk about the liquid material. So liquid is in form of water vapor, water droplets, water droplets, and many more chemicals like H2SO4, concentrated H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड. HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एसिड्स क्या होता है आपको वाटर लिक्विड्स की फॉर्म में लाई करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर लिया कि सॉलिड का यहाँ रोल है, लिक्विड का भी यहाँ रोल है और गैसेस भी होता है. सॉलिड के बारे में मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जस्ट पार्टिकल्स, that is also considered as microscopic particles present in higher altitudes of the atmosphere, that is around 5-10 kilometer, what play a very vital role in formation of clouds. These microscopic dust particles, microscopic solid particles play a role of hygroscopes, condensation of nuclei. कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है? तो जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए वाटर वेपर सॉलिड पार्टिकल्स के साथ में एक्युमुलेट होती है ना, सॉलिड पार्टिकल्स के साथ एक्युमुलेट होती है, तो वो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कहलाता है. और ये जो पोर्शन छोटा सा डस्ट पार्टिकल का है, इसको हाइग्रोस्कोप या न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं. जैसे सपोज करिए कि जब हम इस वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर को बॉईल करते समय वेपर बहुत ऊपर तक जा रही है, ठीक है, लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड मैटर उसके बीच में आता है तो उस समय वाटर वेपर उसके साथ में अटैच होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. जैसे हम वाटर बॉइलिंग वाटर के ऊपर जब हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं कुछ दूर पर, तो कुछ दूर पर जब हाथ ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके वेपर्स एक्युमुलेट होंगी और ऐसा लगेगा कि हाथ में पसीना आ गया हो, हाथ में वेपर्स कलेक्ट हो गया हो. तो for the purpose of condensation, solid particles play very vital role, very significant role in formation of clouds. क्लाउड्स के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट. इसके बाद में हम बात करते हैं गैसेस का. इसमें गैसेस का भी क्या होता है, प्रेजेंस होता है ना. गैसेस का प्रेजेंस होता है, ये तो सब जानते ही हैं, ऑलमोस्ट कॉमन टू ऑल है ना, नोन टू ऑल. और ये गैसेस जो है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज गैसेस का यहाँ पर पाया जाता है
नाइट्रोजन यहाँ पर 78% लाई करती है। सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द गैसेस परसेंटेज इज ऑक्सीजन, दैट इज 21%। उसके बाद में आर्गन है जो कि एक तरह से आप नोबल गैसेस की फॉर्म में आता है। आर्गन, जीनॉन, प्लूटोन, रेडॉन, है ना, नियॉन, हीलियम, ये सभी क्या है आपका नोबल गैसेस में आता है, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इस आर्गन का थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज लाई करता है 0.93%। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% लाई करता है एटमॉस्फेयर में। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बहुत ही लो अमाउंट में परसेंटेज होता है नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन का आता है, फिर हीलियम है, ओजोन, O3 का मतलब ओजोन है, और इसके बाद में हाइड्रोजन है, राइट। अब इसके बाद में हम अगर इस सभी जो कंपोजिशन है इसके मिक्सचर के जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को समझने के बाद में हम यहाँ देखेंगे इट एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। इट इज एज पर, है ना, इट इज एज पर द वर्ड, इट इज एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? हमारे कंट्री का एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया का एक रिसर्च और क्या कहते हैं ट्रेनिंग का सेंटर है, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है एजुकेशन के लिए। उसने 1000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड सपोज किया है। लेकिन अगर हम नासा की बात करते हैं, जो अपेक्स आपको स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपेक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में है जिसे हम नासा कहते हैं, नासा के अकॉर्डिंग 10,000 किलोमीटर तक भी एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है ना। क्योंकि 10,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी कुछ एविडेंसेस गैसेस के जैसे हाइड्रोजन के, है ना, रिकॉर्ड किए गए हैं। हाइड्रोजन की गैसेस के गैस, हाइड्रोजन जैसी गैस रिकॉर्ड की गई है, इसलिए 10,000 किलोमीटर तक वो मानता है। बट मैं यहाँ पर ये भी बात कहना चाहूंगा कि एटमॉस्फेयर का जो, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10,000 किलोमीटर के बाद तो ऑलमोस्ट हाईली रेरिफाइड हो जाता है, हाईली रेरिफाइड हो जाता है। उसमें आपको बहुत ही मतलब वाइडली स्पेस्ड, है ना, वाइडली स्पेस्ड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एयर के, है ना। और इस एविडेंस को हम लोग यहाँ पर आगे भी देखते रह जाएंगे कंपोनेंट्स के साथ में। अच्छा, सॉलिड एंड लिक्विड परसेंटेज आर वेरिएबल। सॉलिड और लिक्विड का परसेंटेज क्या होता है? वेरिएबल होता है। जब कभी बारिश हो जाएगी तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, रेन वाटर के साथ में सरफेस पर आ जाता है ना, और एटमॉस्फेयर आपको दिखाई देगा, आसमान एकदम चमकता हुआ साफ क्लियर दिखाई देगा, है ना। उसके बाद जब हम बात करते हैं लिक्विड का परसेंटेज, ये भी वेरी करता है। जैसे अभी हम जून मई के महीने की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी लेवल कम रहता है। मई और जून के महीने में बात करते हैं तो अप्रैल में भी ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है, लेकिन जब हम जून के एंड में या जुलाई में पहुंचते हैं तो ह्यूमिडिटी के लेवल बढ़ जाता है। और वही चीज जब हम मॉनसून सीजन आता है तो ह्यूमिडिटी और अधिक हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है ना। तो जब मॉनसून का एंड होगा, मॉनसून सीजन का जो मॉइस्ट समर है, मॉइस्ट समर का एंड होता है इंडिया में, तो उसके बाद ऑटम सीजन आता है ना। ऑटम सीजन में फर्दर क्या होता है, मॉइस्चर घट जाता है, क्योंकि ओशियन से जो मॉनसूनल विंड एयर ला रही होती है, मॉनसूनल विंड जो एयर लाती है उसके साथ मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर क्या होता है वहां पर, है ना, लाना बंद कर देती है, मॉनसूनल विंड यहाँ नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है। हम आते हैं इसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, राइट। सो we are discussing here about solid and liquid percentage are variable। ये फिक्स नहीं होता है, रेन के बाद में डस्ट पार्टिकल्स वहां पर डाइल्यूट हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड का, तो आफ्टर रेन वाटर ड्रॉपलेट्स भी सरफेस पर आती हैं, जो भी ह्यूमिडिटी है वो कंडेंस होकर सरफेस पर पहुंच जाता है ना, कंप्लीटली। और हम अगला पॉइंट अगर देखें तो गैसेस आर फाउंड ऑलमोस्ट इन सेम रेशोस, है ना, उसका रेशो सेम रहता है। इस पर भी थोड़ा सा मैं एक डिस्कशन यहाँ अभी आपसे करूंगा। जैसे कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का रिसर्चेस का रिकमेंडेशन है, दिस इज द शेयर ऑफ द गैसेस, है ना, कि नाइट्रोजन का शेयर, ऑक्सीजन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन है, ये सभी का शेयर ऐसा है। लेकिन
मैं इसको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे जैसे ह्यूमन इम्पैक्ट के थ्रू डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है और डिफोरेस्टेशन से कार्बन कन्वर्टर, दैट इज द ग्रीन लीफ प्लांट्स, कार्बन कन्वर्टर टू ऑक्सीजन, है ना, जो वो एजेंट जो कार्बन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है ना, वो प्रॉपरली क्या है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जो कि प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम होती है, उसे अपना फूड फॉर्मेशन में यूटिलाइज करता है वो, है ना, अपनी फूड फॉर्मेशन में यूटिलाइज करता है, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। मैं उसकी आपको यहाँ इक्वेशन भी बता देता हूँ, क्या इक्वेशन एक्चुअली है ना, उसका एक साइंटिफिक यहाँ पर इक्वेशन है, साइंस ने दिया हुआ है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O in presence of sunlight, H2 means presence of sunlight, है ना, in presence of sunlight। उसके बाद में यहाँ पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी होता है, क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल इन ग्रीन लीव्स, है ना, इससे क्या बनेगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, प्लस O2 गैस रिलीज होती है ना, इट मींस CO2 इज बीइंग कन्वर्टेड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, है ना, बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज के इन्फ्लुएंस में, है ना, प्लांट्स और ट्रीज के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर वाटर का रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल से अटैच होगा वो चीजें, बाकी बाद में CO2 C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज द फूड फॉर द प्लांट्स, और यहाँ से ऑक्सीजन साथ में रिलीज होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अच्छा, अगर क्लोरोफिल का परसेंटेज कम होगा, अगर क्लोरोफिल का अमाउंट रिड्यूस होता है ना, इसका मतलब क्या है, CO2 का O2 में कन्वर्ट होने का रेट भी क्या होगा, घटेगा, CO2 का O2 के फॉर्म में कन्वर्ट होने का रेट रिड्यूस होगा, है ना, और ऐसा काम कौन कर रहा है ना, ये काम कौन करता है, ये काम कर रहा है आपको कन्वर्ट करने का काम प्लांट्स एंड ट्रीज करते हैं, राइट, प्लांट्स एंड ट्रीज play role in conversion of CO2 into O2 in the process of food formation by the plants and trees, है ना। तो फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, वो CO2 से O2 में कन्वर्ट होता है। तो O2 का परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, due to deforestation, due to deforestation or cleaning of the forest done by the human beings, due to cleaning of the forest done by the human beings, CO2 percentage increasing because of the reduction in efficiency of the photosynthesis process or reducing the forest cover on earth. Secondly, amount of CO2 increasing, and if we consider the case of O2, it is what, डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, है ना। तो O2 का अमाउंट जो है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, ये भी धीरे धीरे करके क्या होगा, चेंज होगा, है ना। ये परसेंटेज आपको नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, है ना। ये स्टडीज बताती है ना, जो यूएनओ अपना स्टडी देता है, बार बार वो कहता है कि एक्चुअल में अगर इंडस्ट्रियल एरा से पहले की बात करते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एरा से पहले की बात करते हैं, बिफोर द इंडस्ट्रियल एरा, जब औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, उससे पहले 150 मिलियन लीटर क्या हुआ करता था, 150 मिलियन लीटर हुआ करता था आपका CO2। CO2 का जो अमाउंट था 150 मिलियन लीटर, 150 मिलियन लीटर CO2 हुआ करता था, मतलब ये वॉल्यूम CO2 का है, इतना लीटर हुआ करता था। लेकिन अगर हम करंट में बात करें, है ना, टुडे
if we talk about in today's sense, आज के सेंस में हम बात करते हैं तो इसका अमाउंट 250 मिलियन हो गया बेटा, 250 मिलियन लीटर हो चुका, राइट, 250 मिलियन लीटर हो चुका है आज के कॉन्टेक्स्ट में। इन नेक्स्ट 50 इयर्स, है ना, इन नेक्स्ट 50 इयर्स, है ना, इन नेक्स्ट 50 इयर्स, अगले 50 सालों में ये पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है 350 मिलियन लीटर हो जाएगा, है ना, 350 मिलियन लीटर हो जाएगा, है ना। तो इसका मीनिंग है कि परसेंटेज गैसेस का ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि बारिश हो गई तो गैसेस का परसेंटेज कम हो गया, है ना, राइट, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा, कॉजेज द व्हाट, चेंजिंग द पैटर्न और परसेंटेज ऑफ द गैसेस, डिफरेंट गैसेस, है ना। नाइट्रोजन का परसेंटेज भी घट रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का रोल प्ले नहीं करता, लेकिन CO2 plays one of the most significant role, CO2 plays one of the most significant role, है ना, one of the most significant role in increasing the temperature of the world, means play role of ग्रीन हाउस गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैस का रोल प्ले करता है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती है which has tendency of मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना, शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी उसका ज्यादा होता है। बेसिकली ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को शार्पली एब्जॉर्ब करता है ग्रीन हाउस गैसेस, और उसी में से आपको क्या होता है, यहां पर CO2 आता है। और अगर मोस्ट ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, HFC व्हाट इज यूज्ड इन, what is used in refrigerators as well as, है ना, refrigerators as well as एयर कंडीशनर, है ना, एयर कंडीशनर, इस सभी में क्या है उसका यूज किया जाता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर के डेफिनेशन और इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स थे, इसका यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है इस टॉपिक से, डिस्कशन से रिलेटेड, तो वो मेरा नंबर नोट कर ले, है ना, 8803888401, और इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है, राइट, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। माय नेम इज शशिंद्र, है ना, आप शशिंद्र के, है ना, पास में कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी किसी टाइप का आपके पास क्वेरी आता है तो, ठीक है। फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन you are fully allowed to ask any question related to the atmosphere. इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि भाई एटमॉस्फेयर का ये सभी कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, कंपोजिशन है, लेकिन हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। Atmosphere is basically classified in 5 categories, in 5 parts, है ना। एटमॉस्फेयर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, है ना, नंबर 2, नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, number 3 mesosphere, number 4 ionosphere, and number 5 exosphere, right, number 5 is the exosphere. First of all we here discuss about troposphere. Troposphere क्या है, इसके क्या रोल्स हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ इस तरह से समझिए आप। पहली बात, ट्रोपोस्फेयर
एवरेजली एक्सटेंड्स अप टू 12 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, एवरेजली है ना, एवरेजली 12 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक इसका एक्सटेंशन लाई करता है। बट एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स की बात की जा रही है ना, हिंदी में इसे अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ट्रोपोस्फेयर का लाई करता है। 0 डिग्री ऑल्टीट्यूड पर हाईएस्ट है ना, 0 डिग्री ऑल्टीट्यूड पर हाईएस्ट लैटिट्यूड पर हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लाई करता है, मतलब इक्वेटर। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इक्वेटर। It is associated with equator, right? It is associated with equator. At equator there is highest altitude of the troposphere, that is 18 kilometer, that is 18 kilometer, right? And minimum altitude of the troposphere lying above the poles, है ना, poles पर क्या होता है, minimum altitude लाई करता है, जो कि कितना है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का हाइट यहां पर लाई करता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हाइट के साथ में रेरिफाई होता जाता है, और यही वजह है कि 10,000 किलोमीटर के बाद, आफ्टर 10,000 किलोमीटर, देयर इज रेयरली प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, बट in certain datas, in certain through certain what we can call agencies like NASA, there has been predicted the presence of the atmosphere up to 10,000 kilometer, but after 1,000 kilometer it is very highly rarefied, highly rarefied. How? We have some evidences about it. Evidences हमारे पास में है कि 90% of the dust particles and water vapor lie up to 10 किलोमीटर ओनली, है ना। अगर 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड की हम बात करते हैं, विद इन 10 किलोमीटर 90% ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एज वेल वाटर वेपर एग्जिस्ट, है ना। 10 किलोमीटर की हाइट में ही, अगर 10 किलोमीटर की हाइट में ही क्या होता है कि 90%, 10 किलोमीटर के हाइट में अगर 90% क्या होगा, 90% डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर अगर एग्जिस्ट करती है ना, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स लाइंग, है ना, इन लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद में हम गैसेस की बात करें तो डिफरेंट गैसेस आर कंसंट्रेटेड अप टू 32 किलोमीटर एंड शेयर्स 99%, है ना, ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस का 99% 32 किलोमीटर की हाइट पर लाई करता है, तो 99% के बाद एक ही परसेंट बचता है ना, और 1% जो है वो 32 किलोमीटर के बाद अप टू 1000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर के हाइट पर एग्जिस्ट करेगा, है ना। इन सच सर्कमस्टांसेस वी कैन इजीली हियर conclude that the concentration of the atmospheric molecules lying up to 32 kilometer, 99% of the different gases 32 kilometer, and 90% of dust particles and the water vapor up to 10 kilometer altitude. On the other hand, we can here conclude the water vapor as well as dust particles are mainly concentrated within the troposphere. Troposphere में इसका concentration basically lie करता है। तो अब हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड और क्या बातें होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज कंसीडर्ड टू बी द वेदर डिटरमिनेंट कंपोनेंट, है ना। ये वेदर डिटरमिनेंट कंपोनेंट होता है या वेदर डिटरमाइनिंग लेयर है ना। क्या कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में? ट्रोपोस्फेयर को हम लोग कह सकते हैं वेदर डिटरमाइनिंग लेयर। वेदर डिटरमाइनिंग लेयर की मीनिंग क्या है कि all the weather phenomenons are associated with the troposphere। weather phenomenons क्या है ना। let's know about the weather phenomenons। तो weather phenomenons है all the weather phenomenons are associated
all the weather phenomena are associated to this layer of atmosphere, to this layer of atmosphere, right? हम ये जानते हैं कि वेदर फिनोमिनन्स क्या है ना? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, राइट? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, हम क्लाउड्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। आगे मैं यहां इसे लिखता हूं, आप सभी ध्यान देंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, सेकेंड रेनफॉल, साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, फॉग, मिस्ट, ड्यू, फ्रॉस्ट, sleet, hails, etc. These all these all the weather phenomena are associated with the troposphere because these all phenomena originate within the troposphere, है ना? इस ट्रोपोस्फेयर में क्या है, डिफरेंट टाइप का जो वेदर फिनोमिनन है वो एग्जिस्ट, है ना, डेवलप होता है, क्रिएट होता है और वर्क करता है। अब आगे हम चलते हैं, तो इसी पॉइंट में बताना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, यहां पर मैं ऑल्टीट्यूड दिखाता हूं ग्राफ के, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इन व्हाट, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है हाइट के इंक्रीज करने के साथ में, है ना। तो यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लें बहुत छोटा सा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम एक एग्जांपल लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर बेटा अमृतसर है, इस जगह पे अमृतसर, और यहां पर पड़ता है शिमला, दिस इज द शिमला और ये है अमृतसर, है ना। अमृतसर रिमेन्स वार्मर थ्रू आउट द ईयर, है ना, अमृतसर रिमेन्स वार्मर थ्रू आउट द ईयर, और यहां पर मान लेते हैं हम 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर से जब हम दूर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ 90 डिग्री पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो है ना, ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सॉरी, अमृतसर थोड़ा सा, अमृतसर का लोकेशन ऊपर है और शिमला का लोकेशन नीचे है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं, है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। लेकिन अमृतसर इक्वेटर से दूर होने के बाद भी, अमृतसर क्या है, इक्वेटर से दूर है, शिमला कंपैरेटिवली नजदीक है, उसके बाद भी शिमला रिकॉर्ड्स लेसर टेम्परेचर देन अमृतसर थ्रू आउट द ईयर। व्हाई? बिकॉज शिमला रिकॉर्ड्स 2200 meter altitude and Amritsar 2200 meter altitude, and Amritsar records around 300 meter altitude. This is the basic difference of temperature, basic cause of the difference in temperature of the Amritsar as well as Shimla, है ना। अमृतसर और शिमला के टेम्परेचर डिफरेंस के कॉजेज ये हैं, और यहाँ सेंस क्या निकलता है कि हाइट के इंक्रीज करने के साथ, जब हाइट इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, हाइट ज्यादा है टेम्परेचर कम है, यहाँ पर हाइट इंक्रीज कर रही है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, ठीक है। तो यहाँ हाइट जब ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और जब हाइट कम हो गया तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। तो ये सर्कमस्टांसेस हम यहाँ पर नोट करेंगे। अच्छा, अगर कभी कोई दिमाग में क्वेश्चन है, मैं आगे हालांकि इस बात को प्रूफ करूंगा कि टेम्परेचर कैसे, है ना,
टेम्परेचर कैसे रिड्यूस होता है हाइट के साथ में, लेकिन आज उसका सिर्फ व्यू बताता हूं। ड्यू टू रेयरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू रेयरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, atmospheric molecules become unable to absorb short wave radiation coming from sun and long wave radiations produced by the earth surface, है ना। तो अर्थ सरफेस से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन, उसको एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स में गैप बढ़ने से, है ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशंस कम ट्रैप होते हैं। तो नीचे डेंसिटी ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल्स नीचे ज्यादा है, नीचे एयर मॉलिक्यूल्स इस वे में है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे फैल जाते हैं। इनमें से क्या होगा, सो शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, ट्रैप नहीं होगा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, ये है ना, यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। तो नीचे अगर शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन कैप्चर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने से टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और ऊपर एब्जॉर्ब कम होगा तो कम रहेगा। दिस इज द कॉज बिहाइंड lesser the temperature of the Shimla throughout the year than Amritsar, even though there is higher the distance from equator of Amritsar। अमृतसर का इक्वेटर से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो ये सभी कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर रिडक्शन होता है, हम अगर बात करें तो हाइट में अगर टेम्परेचर रिड्यूस करने की बात को अगर जाने तो 1 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, है ना, अगर हम कवर करते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता है। दिस इज द, है ना, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस है। यहां पर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स का गैप क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, IMD, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ कम है, और जब हम ऊपर देखते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो जब सन से रेज आएंगी शॉर्ट वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेव रेडिएशन, और अर्थ से जब वेव्स जाती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन कहां जाता है, अर्थ से, और शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आता है। ये दोनों टाइप के रेडिएशन लोअर पार्ट्स में ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, अपर पार्ट्स में कम एब्जॉर्ब होगा, है ना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ सरफेस with altitude because of rarefication of atmosphere or increasing intermolecular distance, or increasing intermolecular distance, intermolecular distance increase करने की वजह से। तो हमने यहां पर देखा कि हाइट इंक्रीज करने के साथ में क्या होता है, टेम्परेचर यहां पर रिड्यूस होगा। इस कंपोनेंट को यहां लर्न करते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे हम लोग पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, तो स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स बिटवीन 18 किलोमीटर above the equator and 8 kilometer poles up to 55 किलोमीटर, है ना। 18 और 8 किलोमीटर से 55 किलोमीटर की हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है। यहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और लास्ट में टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। somewhere there has been mentioned as temperature minus 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाइल we consider the case of stratosphere, है ना, the upper part of the stratosphere record temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब -60 डिग्री से 0 हो गया। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि यहां से टेम्परेचर 60 डिग्री इसने गेन किया, है ना। 60 डिग्री टेम्परेचर क्या करता है, एंड अप टू 55 किलोमीटर्स में बियॉन्ड द ट्रोपोस्फेयर ये टेम्परेचर गेन करता है। और फिर से जब हम मीजोस्फेयर में जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर रिड्यूस होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होने के साथ साथ में ये -80 डिग्री सेल्सियस, द अपर पार्ट मींस एट 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड,
80 किलोमीटर के हाइट पर यहाँ -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना मेसोस्फीयर के हाइट पर बनता है ना। आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर इन दोनों में टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम उनका सेपरेटली वहां पर डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर बात ये आती है कि जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर, पहला कंपोनेंट क्या है, द फर्स्ट कंपोनेंट, स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और मैक्सिमम कितना हो जाता है, यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में एक इससे रिलेटेड पॉइंट और है, आफ्टर troposphere when stratosphere starts, temperature or weather circumstances becomes balance, है ना। टेम्परेचर starts to becoming बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस होने लगता है। और टेम्परेचर मतलब क्या है इसका सेंस, टेम्परेचर वेरिएशन, है ना, टेम्परेचर वेरिएशन स्टॉप्स, टेम्परेचर वेरी करना बंद हो जाता है और टेम्परेचर यहां पर काफी कम भी रहता है। वेदर फ्लक्चुएशन के कोई चांसेस नहीं है, निचले पोर्शन में वेदर फ्लक्चुएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ड्यू टू कांस्टेंट वेदर सर्कमस्टांसेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। वी फ्लाई हियर जेट प्लेन्स, है ना, जेट प्लेन्स को यहां पर फ्लाई किया जाता है, राइट, जेट प्लेन्स, है ना, तो यहां पर हम फ्लाई करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेदर सर्कमस्टांसेस। वन मोर थिंग, above the troposphere, above the troposphere or end the at the end of troposphere there is blowing condition of jet streams, यहां पर जेट स्ट्रीम्स चलती है ना। इस पॉइंट पे क्या चलता है, जेट स्ट्रीम चलता है, जेट स्ट्रीम्स कॉजेस डिस्टरबेंस, है ना, causes disturbance for jet planes, that's why jet planes are, है ना, run beyond this jet stream and below the lower part of the stratosphere, stratosphere के lower part में jet stream को चलाया जाता है। इसके बाद में कुछ और भी इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके बाद और क्या है स्ट्रेटोस्फीयर का, कि 20 किलोमीटर, राइट, 20 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर हाइट के बिटवीन में, है ना, बिटवीन 30 टू 30, बिटवीन 20 टू 35 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, है ना, यहां पर ओजोन गैस का प्रेजेंस रिकॉर्ड किया जाता है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। समवेयर there has been mentioned initiation of ozone gas विद 15 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, है ना, 15 किलोमीटर की हाइट से भी कुछ जगहों पर मेंशन किया गया है कि ओजोन गैस का प्रेजेंस लाई करता है। आप ये समझ लें कि 20 टू 35 में कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर है ना, ओजोन गैस है, ओजोन गैस का कंसंट्रेशन ऑफ, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, और ओजोन गैस का कंसंट्रेशन 20 से 35 किलोमीटर के हाइट पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, राइट, ओजोन लेयर कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर और समझेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं ओजोन के बारे में यहां आपको बहुत थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं। क्या होता है कि जो ओजोन गैस ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है ना, 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है। और कैसे बनता है, ओजोन का ये केमिकल फॉर्मूला है ना, ओजोन, राइट, ओजोन गैस का ये केमिकल फॉर्मूला है, इट इज अ पॉइजनस गैस, इट इज अ पॉइजनस गैस, राइट, ये पॉइजनस गैस है, मतलब पॉइजन का वर्क करता है, लेकिन
एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंस जो है हमारे लिए, है ना, एज अ बेन वर्क, एज अ बून वर्क करता है ना। बून मीन्स हमारे लिए एक वरदान का कार्य करता है। कैसे वरदान का कार्य करता है, कैसे बनता है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। यहां पर सन की प्रेजेंस है, राइट, दिस इज सन, फ्रॉम वेयर शॉर्ट वेव रेडिएशंस, है ना, आर प्रोड्यूस्ड। और शॉर्ट वेव रेडिएशंस के साथ में इसमें, है ना, 4 टाइप्स का रेज आता है, राइट। इस शॉर्ट वेव रेडिएशंस के साथ में यहां 4 टाइप्स की रेज आती है। एक को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज है, जो बहुत ही डेंजरस होता है, एनर्जेटिक पार्टिकल है। अगर हमारी बॉडी पर इसका पेनिट्रेशन हो जाए, हमारी बॉडी पर अगर स्ट्राइक करता है तो कैंसर बना सकता है ना, इट इज कैंसरस रेज। इसके बाद में होता है विजिबल रेज, राइट, विजिबल रेज जिसे हम सभी जानते हैं, सनलाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, विजिबल रेज है। और थर्ड की हम बात करें, दैट इज इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। और फोर्थ है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। ये 4 टाइप्स की वेव्स आती है ना, जिसमें से यूवी रेज जो कि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, इसे हम शॉर्टेस्ट वेव्स कहते हैं, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और ये यूवी रेज जो है ओजोन गैस जो O3 है इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है ना। O3 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है ना। और अगर ये सरफेस पर ओजोन गैस नहीं होगा, ओजोन लेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यूवी रेज सरफेस तक पहुंच जाएगी, है ना। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को बहुत बड़े लेवल पर ये नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो अदर रेस एंड पेनिट्रेट करता है, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव सरफेस तक आती है। लेकिन यूवी रेस अगर आती है, अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं इसे, तो 2 काम करेगा। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन जैसे ही होता है, सेल डिवीजन बढ़ने के साथ ही, है ना, स्किन में या जो मसल है उसमें सेल डिवीजन जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, वो कैंसर का एक फॉर्म बन जाता है ना। दैट वर्क्स एज अ, है ना, दैट प्लेज अ फॉर्म ऑफ रोल ऑफ क्या है, कैंसर, एक कैंसर का वो फॉर्म ले लेता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हाईली एनर्जेटिक वेव्स जो आपका यूवी यूवी रेडिएशन है, यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज अगर सरफेस पर आएगी तो टेम्परेचर को भी बढ़ा देगी, है ना। टेम्परेचर को बढ़ा देगी मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इंप्रूव करने में, ग्लोबल वार्मिंग को एनहेंस करने में इसका अपना रोल हो जाएगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को एनहेंस करने में इसका अपना रोल हो जाएगा। तो इसलिए यूवी रेज का सरफेस पर आना दैट इज वेरी हार्मफुल, है ना। सरफेस पर आना बहुत ही हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर, ऊपर वाले ने, नेचर ने क्या किया है, ओजोन लेयर को यहां डेवलप किया है कि भाई चलो ओजोन लेयर है यहां पर, और यूवी रेज को, जो यूवी रेज को जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स सन से आते हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो ओजोन लेयर है, यहां पर ओजोन गैस है, ये अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम पहले बताते हैं डिस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है, उससे पहले हम समझेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है ना, हाउ ओजोन गैस फॉर्म्स। तो सन से, सन्स सरफेस टेम्परेचर, राइट, सन्स सरफेस टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। सन से, सन सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वजह से यहां से शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है। कैसा रेडिएशन आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन यहां से आता है, ठीक है। और शॉर्ट वेव रेडिएशन जब O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस पर जब ये पड़ता है तो इसको स्प्लिट कर देता है ना, बिकॉज ऑफ बीइंग यूवी यहां पर स्प्लिट करेगा, यूवी रेज या यूवी रेडिएशन यहां पर हम कह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वहां से आता है वो इसको ब्रेक कर देगा, बीइंग हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, है ना, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन इसको स्प्लिट करेगा, और ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर देता है, राइट। 2 नेसेंट ऑक्सीजन में इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है ना। और 2 नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक करने के साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही इसका कारण भी है कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करेगा। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होगा, हाइट के साथ इंक्रीज करेगा, इसका यही कॉज निकल के आता है।
तो O2 का रोल है कि नेसेंट ऑक्सीजन में स्प्लिट करना प्लस एनर्जी को प्रोड्यूस करना। अब आते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन की टेंडेंसी है टू रिएक्ट, है ना, रिएक्ट रैपिडली। इसका रैपिडली रिएक्ट करने का टेंडेंसी होता है। रिएक्ट किससे करता है? जो अदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, है ना, अदर यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में O3 बन जाता है, राइट, O3 बन जाता है, ठीक है। और O3 का जो फॉर्मेशन हुआ, ये चीज यहां पर O3 इस वजह से एग्जिस्ट करता है। सिस्टम यह है कि क्या O3 का भी O3 को भी स्प्लिट कर सकता है यूवी रेज? हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब O2 पर पड़ता है तो किसको, O2 को ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक करता है। और अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन ही या यूवी रेज, है ना, यूवी रेज की हम बात करते हैं और यूवी रेज अगर O3 पर पड़ेगा, है ना, अगर O3 पर यूवी रेज आता है तो उस समय इसको भी स्प्लिट कर देगा, है ना। O3 को स्प्लिट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होता है ना। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन और O2 बना, साथ में O2 से नेसेंट ऑक्सीजन बना और फिर नेसेंट ऑक्सीजन से O2 रिएक्ट करके O3 बनता है। दिस इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस, मींस फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस, है ना। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस is simultaneous process taking place in the atmosphere, basically within the stratosphere। simultaneous process है, ये नेचुरल फिनोमिनन है, इसका बनना इसका टूटना एक नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन अभी लास्ट अराउंड 70-80 इयर्स में, आप ये कह सकते हैं 1 सेंचुरी, है ना, अराउंड अ सेंचुरी, पिछले 100 सालों में, 100 इयर्स में क्या हुआ है कि हमने फ्रीज जो रेफ्रिजरेटर होता है या एयर कंडीशनर, है ना, इन लास्ट 100 इयर्स, अराउंड इन लास्ट 100 इयर्स, है ना, इन लास्ट 100 इयर्स हमने क्या किया है, एसी एयर कंडीशनर जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके बाद में फ्रीज या रेफ्रिजरेटर कह दीजिए, अदर इलेक्ट्रिकल कूलिंग अप्लायंसेस, अदर इलेक्ट्रिकल कूलिंग डिवाइसेस, राइट। क्या करता है इसमें, CFC HCFC यूज किया जाता है, ये कूलिंग एजेंट का काम करता है, इसमें CFC और HCFC यूज किया जाता है ना। और CFC HCFC जब यहां से प्रोड्यूस होता है तो ये एटमॉस्फेयर में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में CFC और HCFC जाके स्टोर हो जाता है। एटमॉस्फेयर में स्टोर होने के बाद में इस पर यूवी रेज आएगी, है ना, यूवी रेज इस पर भी पहुंचती है और इसे स्प्लिट कर देती है ना। यहां से क्लोरीन रिलीज होता है Cl, है ना, और ये Cl क्या करता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा, है ना। और Cl नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है ना। नेसेंट ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। और नेसेंट ऑक्सीजन का हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि नेसेंट ऑक्सीजन से आपका ओजोन बनता है ना, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से आपको क्या बनता है, O3 बनता है और यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस अगर यहां पर इफ Cl कंज्यूम्स nascent oxygen, है ना, if Cl consumes nascent oxygen, necessarily there will be reduction of the nascent oxygen in formation of ओजोन गैस। ओजोन गैस के फॉर्मेशन में यहां प्रॉब्लम आएगी। इसका मीनिंग क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस, है ना, डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस taking place even today, but the rate of destruction has increased. Why? Because here nascent oxygen is being utilized even by CFCs and HCFCs or the chlorine, है ना, क्लोरीन HCFC CFC के थ्रू यहां पर कंज्यूम होता है। तो इसके थ्रू क्या किया गया,
कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू कहा गया कि भाई हमें जो सीएफसी और एचसीएफसी है इसका प्रोडक्शन को घटाना है ना। सीएफसी और एचसीएफसी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल इज सिटी लोकेटेड इन कनाडा, है ना। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सिटी है जहां पर कन्वेंशन किया गया कि हमें देयर इज नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीएफसी एंड एचसीएफसी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू हमें क्या करना है, सीएफसी एचसीएफसी को रिड्यूस करना है। लेकिन उससे हुआ क्या, हमने एचएफसी यूज करना शुरू कर दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ओजोन को कम करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल कैसा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को मल्टीप्लाई करता है, राइट। हमने, आप यहां पर समझेंगे कि सीएफसी और एचसीएफसी, सीएफसी और एचसीएफसी की जगह पर हमने एचएफसी यूज करना शुरू किया। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग ये भी कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग ये भी कर रहा है, बट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स मोर ऑफ एचएफसी देन सीएफसी एंड एचसीएफसी। तो एचएफसी का इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग में इसका इफेक्ट 1000 टाइम्स मोर है। ऐसी कंडीशन में इसको भी क्या किया जा रहा है, बट ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है ना। तो एचएफसी का यूज भी धीरे धीरे करके किगाली, रवांडा एक कंट्री है अफ्रीका में, किगाली एग्रीमेंट किया गया वहां पर, राइट। किगाली एग्रीमेंट, वर्ल्ड की कंट्रीज आती हैं, किगाली रवांडा का कैपिटल है, किगाली एग्रीमेंट किया जाता है और इस एग्रीमेंट के थ्रू एचएफसी को, राइट, एचएफसी को रिप्लेस किया जा रहा है एचएफओ से, एचएफ हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन, राइट। हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन के थ्रू इसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब बेनिफिट क्या है इसका, ये ग्लोबल वार्मिंग 1000 टाइम्स मोर देन द सीएफसी एचसीएफसी, लेकिन इसका जो एचएफओ है इसका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है, नील है। साथ में ओजोन लेयर को भी डिप्लीट नहीं करेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट it is very limited in terms of production. Only 2 companies in USA involved in production of HFO, but in future around 10 to 20 years we hope so HFOs will be utilized by every country of the world. ऐसा कन्वेंशन का अपना कहना भी है, जो किगाली एग्रीमेंट हुआ है इसका कहना भी है कि हम लोग क्या करेंगे, एचएफसी का यूज करना बंद कर देंगे और उसकी जगह पर एचएफओ यूज करने लगेंगे। फेज्ड मैनर में एचएफसी को हटाना, फेज्ड मैनर मतलब है इन इन टाइमिंग, है ना, कुछ कुछ करके इसको धीरे धीरे करके, कभी फ्रिज से कम किया जाएगा, कभी क्या कहते हैं फिर आगे एयर कंडीशनर्स में, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इसको धीरे धीरे करके हमें फेज आउट करना है।